सबसे पहले भगवान धन्वंतरी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। अनेक अस्पतालों से पधारे वरिष्ठ चिकित्सकगण जो अनेक अलग अलग विधाओं से आए हैं, और विशेषकर यहाँ जो आयुर्वेद का भव्य समागम है, जो अनेक स्थानों से पधारे वैद्यगण, उन सबको मेरा प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी मना रहे हैं। तो राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन डे अभी तक पिछले कुछ समय में जैसे क्या होता है कि एक कालखंड, मैं सब मेरे से पहले जितने वक्ता हैं उन्होंने जो उद्बोधन दिए, तो एक कालखंड होता है कि हर चीज का एक समय होता है। पिछले कुछ समय से हम ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेद का कालखंड स्टार्ट हो गया है। मेरा जो चिकित्सकीय बैकग्राउंड, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं MBBS डिप्लोमा इन गायनी एंड ऑब्स, और मैंने MPhil इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट में भी पढ़ाई की है। लेकिन मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड शुरू से ही गौ गंगा गायत्री वाली संस्कृति से जुड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही वो जो एक बीज होता है कि अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, वो था। लेकिन मैंने पढ़ाई मॉडर्न मेडिसिन में की। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा का अनुभव मुझे इस क्षेत्र में हो गया, और मेडिकल प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे रहना, पॉलिसी मेकिंग में रहना, सारे अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी करना और अपने जजमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस से बाकी लोगों को अवगत कराना, ये मेरा पिछले कुछ समय में कार्य रहा है। तो जहां मुझे अपने आज जो मुझे ये बोलने का विषय मिला है, तो अगर मैं अपना स्वयं का अनुभव कहूं, तो जहां मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी कि क्रिटिकल केयर, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स करना और बिल्कुल मरते हुए मनुष्य को जीवित कर देना, इस तरह की सिचुएशन से हम खुद गुजरे हैं, हमने सर्विसेज दी हैं और हमने उनके चमत्कार भी देखे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जाति की, जो हमें माननी चाहिए। लेकिन साथ ही इन सब ऑब्जर्वेशंस के साथ अगर हम एनालिटिक अनबायस्ड एनालिसिस करें, तो बहुत सारी ऐसी हमारे सामने सिचुएशंस आई जब सब कुछ करने के बाद भी अगर आप पेशेंट लूज कर देते हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रश्न चिन्ह तो है कि आज जो पैथी, अगर हम उसको हर तरीके से ऑल राउंड पैथी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा स्पष्ट ये कहना होगा कि हर पैथी के अपने प्लस एंड माइनस है, और जहां आयुर्वेद का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि क्रॉनिक डिजीज या बहुत लंबी चलने वाली बीमारियों में जिस तरीके से जड़ से आयुर्वेद की औषधियों ने कार्य करके दिखाया है, वो अपने आप में एग्जेम्पलरी है। तो अब आज जो वैक्सीनेशन डे है, अगर हम उसी के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस करें, अभी तक ऐसा होता था कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों एक ही बात हम मान के चल रहे थे कि जो इम्यूनाइजेशन का मतलब ही वैक्सीनेशन होता है। लेकिन हमारी आंखों से भी पर्दा हटा जब हमने ये महामारी फेस करी। अभी पिछले ये जो 5वां साल है, आज से 2019 के एंड में कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ा। बहुत सारी बातें हैं, कैसे आई, क्या आई, वो तो हमको पता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातों से कैसे हमारे आंखों से पर्दा हटा। कई सारी रोज की गाइडलाइंस बदली गई, जिस मॉडर्न मेडिसिन के माध्यम से घर घर तक
एक तरीके से उसको पहुंचाया गया, मेडिसिन, मेडिकल सर्विसेज को घर घर तक पहुंचाने की चेष्टा की गई, लेकिन हर रोज गाइडलाइंस बदली गई, हर रोज नई मेडिसिन का ट्रायल हुआ, ट्रायल एंड एरर काफी चला। ये सब बातें वो हैं जो हो चुकी हैं, मैं सिर्फ उनको एक आज आवाज दे रही हूं क्योंकि आज ये मुझे लगा कि ये सही मंच और सही दिन है। तो कई सारे हम ट्रायल और एरर और ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते करते साल 1.5 साल निकल गया। उसके बाद वैक्सीन बनकर आई, और वैक्सीन भी जो कोरोना की वैक्सीन है वो भी ये मानिए आपकी 6-8 महीने के ही प्रोसेस में बनके तैयार हो गई, जबकि स्टैंडर्ड टाइम बहुत लंबा होता है। एक वैक्सीनेशन के ट्रायल्स कम से कम 10 से 15 साल और कुछ कुछ वैक्सीन के इससे भी ज्यादा चलते हैं, उसके बाद ही वो आती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कहना चाहिए क्योंकि अब तो स्वयं वैक्सीन कंपनीज भी इस बात को कबूल कर चुकी है कोर्टों में कि हाँ, उनके प्रोडक्ट से कुछ ये मानिए स्ट्रोक्स हुए हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, और अभी तो हाल ही हमारी सरकार ने भी वैक्सीन कंपनी को ये कहा कि आप गुलियन बैरे सिंड्रोम को अपने साइड इफेक्ट्स की लिस्ट में दिखाइए और उसको पब्लिश करिए। ये अभी रिसेंट बात है। तो मेरा तात्पर्य है कि जब ये सब चला इतने समय बाद, तब तक हम ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी हम लोगों में डेवलप हो चुकी थी। और मैं विशेष तौर पे यहां पर यह उल्लेख करना चाहूंगी कि जब किसी के पास ये समाधान नहीं मिल पा रहा था कि हम करें तो करें क्या, ये वायरस कभी किसी ने पढ़ा नहीं है, कभी किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं, कभी हमें मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया। हमें मुझे कहने में बहुत गर्व का अनुभव है कि हमारे आयुर्वेदाचार्य हितेश जानी सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने चरक संहिता के सॉल्ट के उपयोग को घर घर तक पहुंचाया। और मैं खुद पूरे अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहती हूं कि ऐसे हजारों आरटीपीसीआर पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स को मात्र सॉल्ट के उपचार से, सॉल्ट के प्रयोग से, नस्य से, योग से और उनके औषधि कार्डों से ठीक किया गया। उनको आइसोलेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक इतनी बड़ी जीत मैं शुरू से ही पढ़ती रहती हूं। मतलब मेरा एक, आपको जैसा मैंने बताया, मेरा इंटरेस्ट है अपनी स्वदेशी पद्धतियों के प्रति, एक विशेष मेरा लगाव है। लेकिन मुझे इस बात का हर्ष हुआ कि हम इसको प्रूव कर सके। इसके ऊपर बहुत सारी बाद में पेपर्स वगैरह भी हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयुर्वेद साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर चलता है, विद रिसर्च पेपर्स, विद प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, तो हम दुनिया को एक उत्तर दे सकते हैं कि हाँ, हमारे पास आपकी हर समस्या का इलाज है। क्योंकि ये भाषा आवश्यक है बोलना इंटरनेशनल फोरम पर। दूसरा, जो मेरे सामने प्रश्न उठते हैं और उठे, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आ पाई, वो ये है कि ये जो मैंने आपको उल्लेख किया, ये एक तरीके से प्रॉपर चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन वाली बात नहीं थी। ये एक महामारी को कैसे आयुर्वेदिक पद्धति से हैंडल किया गया उसका मैंने उदाहरण दिया। लेकिन अगर ये बात आती है कि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, अब मैं जैसे काफी नेट पर अभी देख रही थी कि हम बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हमने फलानी स्टेट में 95% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया, किसी स्टेट ने, और शायद मुझे लगता है कि आज गुजरात को 95% वैक्सीनेशन या इससे भी ज्यादा परसेंट वैक्सीनेशन के लिए भारत में सबसे ऊंचा स्थान मिला है। तो मेरा प्रश्न ये मन में आता है बार बार कि आज इतनी बड़ी आयुर्वेद के वैद्यों की संख्या यहां पर उपस्थित है, तो आज इतने बड़े, जैसे कि मेरे से पहले पटेल साहब जो माननीय यहाँ के गुजरात प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति तो एंशियंट, प्राचीनतम है। बिल्कुल मॉडर्न मेडिसिन का इतिहास 200 वर्ष से ज्यादा नहीं है। आयुर्वेद कब से है? मुझे तो कहने में ये बहुत गर्व होता है कि शाश्वत है।
तो क्या कारण है कि आज भी हम गर्व कर रहे हैं कि गुजरात स्टेट ने 95% वैक्सीनेशन अचीव किया है? गर्व तो यह होना चाहिए कि हर बच्चा रोग मुक्त है, हर बच्चा अपने स्वदेशी पद्धति से आगे बढ़ रहा है, देश का एक अच्छा नागरिक बन रहा है, एक स्वस्थ नागरिक बन रहा है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि आप एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दें जिससे कि जो आज दुनिया को सिर्फ एक बात पता है लेकिन वैक्सीन से ही इम्यूनिटी बनती है, ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप उनको बताएं कि नहीं, इम्यूनिटी केवल वैक्सीन देने से नहीं बनती है। इम्यूनिटी एक सतत प्रोसेस है, एक लगातार शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करने का एक सतत प्रोसेस है जो कि हम अचीव करके दिखा सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी कि VAERS करके एक टर्म होती है, वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम। हर देश के पास ये एक टर्म, एक प्रोसेस होता है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई बच्चे में कोई साइड इफेक्ट हो गया या उसको कुछ तकलीफ हो गई तो उसको रिपोर्ट करने का एक सिस्टम होता है। आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका की एक संस्था है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि अमेरिका की हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत काम करती है। और इस संस्था का काम है हेल्थ के ऊपर सर्वे करना, रिसर्च करना, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। NIH के ऑफिशियल डेटा हैं 2021 के कि US में जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको हम SIDS बोलते हैं शॉर्ट में, अचानक बालकों में, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में अचानक होने वाली मौत जिसका कारण पता नहीं चलता, कई उन SIDS में 75% डेथ्स एक हफ्ते के अंदर जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है उनकी है। 75% डेथ्स of SIDS consists of those infants who have been vaccinated within 1 week before their death। कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग। अगर कोई स्पष्ट रूप से ना भी कहे कि इसके कारण हुआ है तो भी ये एक साइंटिफिक माइंडेड आदमी आराम से ये बात कह सकता है कि 7 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बच्चा चला गया। तो ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं जो मॉडर्न मेडिसिन के गढ़ जो देश कहलाए जाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी, वो स्वयं ऑफिशियली बोल रहे हैं और ये डेटा अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि हमारे यहां क्या सिचुएशन है। डेफिनेटली भारत में भी एक जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, 18 महीने के अंदर 34 बार बच्चे को वैक्सीनेट किया जाता है। विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब तक 34 टाइम्स उसको इंजेक्शंस लगते हैं। कभी उसको ओरली दिया जाता है, कभी इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसको 34 बार डिजीज से एक्सपोजर हम वॉलंटरीली करा रहे हैं। आपको भी सबको पता है, मैं आपको क्या बताऊं कि वैक्सीन के अंदर क्या है, तो हम खुद उसको वॉलंटरी एक्सपोज करा रहे हैं बिना ये जाने कि उसका इम्यूनिटी स्टेटस क्या है। हमारे यहां तो VAERS का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो भी लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें करना क्या है। अगर बच्चे को कोई तकलीफ है उनको पता ही नहीं है उसको रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो माता पिता को इतना होश ही नहीं रहता कि वो जाएं और रिपोर्टिंग कराएं। तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि हम अगर मीजल्स से, और हमने खुद अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि डिप्थीरिया का टीका लगा, DPT का टीका लगा और उसके बाद भी बच्चे को डिप्थीरिया हो गया और डेथ बच्चे की डिप्थीरिया से हो गई। तो जब उसके कारण या उसके बाद भी अगर बच्चे को वही बीमारी हो रही है और वही उसके मृत्यु का कारण बन रही है, जबकि हमारे पास बचाने का भी साधन नहीं है, तो फिर ऐसा रिस्क लेना उचित है या नहीं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। तो प्रश्न ये भी है कि हमारे पास अगर आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां हैं
जो कि नेचुरली बच्चे को स्ट्रांग बना सकती है, इम्यूनिटी उसके अंदर भर सकती है, उसको सशक्त बना सकती है। आज से 200 साल पहले भी तो बच्चे, जब तक मॉडर्न मेडिसिन का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी तो बच्चे जीते थे, शायद आज से ज्यादा मजबूत थे वो। शायद राणा प्रताप, शिवाजी और संभाजी, आज तो संभाजी का भी बहुत जिक्र हो रहा था, तो उन्होंने कहा वैक्सीनेशन लिया। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आज आयुर्वेद के पास इतना सब कुछ रिसोर्सेज और हमारे सरकार आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रही है, तो आपको ये ऑल्टरनेटिव नहीं, ये आंसर देना, इट्स नॉट एन ऑल्टरनेट, इट इज द आंसर। तो ये आपको सामने लेके आना चाहिए। जो जितना मैं जानती हूं आयुर्वेद के बारे में, तो स्वर्ण प्राशन है, स्वर्ण लेहियम है, च्यवनप्राश है, ये सब तो ऑफिशियली इम्यूनिटी बूस्टर्स कहलाती हैं। स्वर्ण प्राशन इज द आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। बहुत सारी जगह इसके काम चल रहे हैं, लेकिन और ज्यादा इस विषय पर एक बिनवलेंट, एक प्यारा आंसर, क्योंकि बच्चे प्यारे ही होते हैं। छोटे छोटे बच्चे 34 बार एक डिजीज को एक्सपोज करने के लिए हमारे ये नौनिहाल नहीं है। तो आप अगर एक बहुत ही प्यारा आंसर इसको दे सकते हैं, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है, आपको देना चाहिए। और मुख्य बात मेरी इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित है कि रिस्क बेनिफिट रेशो देखकर आज मुझे हर्ष होता कि मुझे सुन रहे होते हैं हमारे माननीय मंत्री जी भी अगर सुनते तो, और वैसे भी मैं लगभग पिछले काफी टाइम से पत्र व्यवहार में अपनी बात पहुंचा रही हूं कि हमें अब नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी को रिव्यू करने का समय आ गया है। हमारे को रिस्क बेनिफिट रेशो एक बार वापस से रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या चीज देने से क्या रिस्क है और क्या चीज देने से क्या बेनिफिट है। हमें इनका आकलन करने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे, हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं कि फलाना बच्चा कोलैप्स हो गया और तुरंत डेथ हो गई उसकी, फलाना लड़का कोलैप्स हो गया और तुरंत स्कूलों में डेथ हो गई। ये छोड़िए, अगर कोई इसको स्ट्रेस से और मानसिक तनाव से लोकेट करता है, तो हमने तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि बच्चा क्रिकेट खेलते खेलते मर गया, वहां कहां उसको रिस्क है, डिस्को डांस करते करते उसकी डेथ हो गई। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें हमारे पॉलिसी मेकर से अनुरोध है कि एक बार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को रिव्यू करना चाहिए। आप लोग उसमें सहयोग करें, आप लोग उसमें आंसर सामने रखें। और एक छोटी सी बात बोल के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि 12 साल हो गए पोलियो इरेडिकेट हुए। ऑफिशियली WHO, जिस WHO को हालांकि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बंद करने का, अपनी तरफ से WHO से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है, वो WHO हालांकि सारी दुनिया को अपनी गाइडलाइंस देता रहता है, अपने मानक प्रस्तुत करता रहता है, तो उसी WHO ने कहा है कि भारत 12 साल पहले पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन आज भी हम बच्चे को OPV दे रहे हैं, IPV दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हमारे सामने रखे गए हैं कि जंगली पोलियो वायरस को बचाने के लिए अभी भी कवरेज चल रहा है, फलाना स्ट्रेन हमारे बच्चों को ना लग जाए इसलिए अभी भी कवरेज चल रहा है। तो मेरा कुछ बातों के लिए प्रश्न बार बार मैं ये करती हूं कि जो जड़ है उसको देखना चाहिए। जड़ है प्रॉपर हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन। अगर पोलियो वायरस इरेडिकेट हुआ है भारत से, तो केवल वैक्सीन उसका कारण नहीं है। हमारे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी हैं, हमारे हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज बढ़ी हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने 2023 की नेशनल सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें कि बड़े प्राउडली हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि 95% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, 95% भारतीय घरों में अच्छा साफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। अगर हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो फिर ओरल पोलियो, IPV ये सब बच्चों को पिलाने का क्या औचित्य है? मेरे सामने प्रश्न है, उत्तर आप लोग भी प्रस्तुत करिए। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब भारत के ही नागरिक हैं। एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी, सिद्धा,
इन वर्गीकरण में हम ना पड़े, हम एक ही बात लेके चले, हमारे बच्चे, हमारा देश, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, स्वस्थ रहे। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क, मैं ये आजकल जो एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है, हालांकि आप एज डॉक्टर्स हम सबको पता है एचपीवी वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, बात घूम फिर के वही आती है कि हमें फैक्टर्स को इरेडिकेट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि केवल वैक्सीन का एक भूत अपने सर में घुसाकर और दूसरे को भी डराना। मैं खुद इस विषय पर कार्य कर रही हूं, मेरा खुद का गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस का बैकग्राउंड है। हमने पिछले कई सालों में जिस तरह से अभी बातें आ रही हैं कि सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, इनफैक्ट इट इज ऑन अ डाउन ट्रेंड। इनफैक्ट ऐसा अब कैंसर में, अगर मान लीजिए, पहली बात, हर एचपीवी वायरस कैंसर नहीं बनाता, हर कैंसर महिला को मारने तक की स्टेज पे नहीं पहुंचता, और हमें यह पता है कि एचपीवी का जो मल्टीपल रिलेशनशिप से जो ट्रांसमिशन होने की प्रॉब्लम है वो असली मूल कारण है। मेरा कई मंचों पे ये प्रश्न भी रहा है कि केवल एचपीवी की वैक्सीन लगा देने से सर्वाइकल कैंसर खत्म होने वाला नहीं है, उसके बहुत सारे अन्य फैक्टर्स होते हैं, लो इम्यूनिटी, हाइजीन, फैमिली बैकग्राउंड, आनुवांशिक कारण, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। केवल एक वैक्सीन रातों रात कोई चमत्कार नहीं कर सकती। अगर हमने यही मानसिकता, और आप लोगों से बात करने का उद्देश्य, सबसे मूल उद्देश्य यह है कि यहां भी आयुर्वेद के पास आंसर है, आंसर आप लोगों को देना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने जो मुझे यहां इतने प्रतिष्ठित मंच पर और इस विशेष दिन आपने बोलने का अवसर दिया, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू।